सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली प्रत्येक सूचना आप तक उपलब्ध हो सके और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो मित्रों, आज देखते हैं हम हिंदी से संबंधित 9वां या प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पूर्व हम 8 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं और एनसीईआरटी की हम 11 क्लासें देख चुके हैं। साथ ही महत्वपूर्ण शिक्षण अभिरुचि से संबंधित हम 7 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। तो अगर ये सारे वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियो देख सकते हैं। और जैसे कि आपको महत्वपूर्ण सूचना आज सुबह प्राप्त हुई होगी कि अब यू सेट जैसे नेट होता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको बेहतर मौका है। तो आप साथ साथ सारी तैयारी कीजिएगा। हिंदी वाले एलटी, लेक्चरर, ईएमआरएस और असिस्टेंट का जो ये यू सेट का पेपर होगा उसकी तैयारी भी साथ साथ कीजिएगा। तो दोस्तों, देखते हैं आज पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? ए घूट, भोर का तारा, बादल की मृत्यु, कारवां। तो आधुनिक ढंग की पहली कहानी किसे एकांकी किसे माना जाता है? तो इस आंसर के अकॉर्डिंग जो उत्तर प्रदेश मंडी परिषद ने माना था, इसका आंसर ए माना था। तो यहाँ पर आपको भी कन्फ्यूजन बन रहा होगा, इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। क्योंकि अब देखें तो आधुनिक एकांकी को जो है हरिश्चंद्र को माना जाता है, तो इसका आंसर सी माना था आयोग ने, यानी बादल की मृत्यु। और यह बादल की मृत्यु एकांकी किसकी है? यह रामकुमार वर्मा की है। ठीक है, अब क्यों माना था? आधुनिक ढंग की पहले एकांकी जो है किसकी मानी जाती है? जयशंकर प्रसाद की मानी जाती। एक घूट यहाँ का इसका प्रकाशन वर्ष भी 1930 है, और जबकि बादल की मृत्यु का भी प्रकाशन वर्ष 1930 है। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट करेंगे। परंतु रामकुमार वर्मा की जो पश्चिम नाटक विधा की पहली आधुनिक नाट्य एकांकी मानी जाती है, बादल मृत्यु को पश्चिम नाटक विधा पर आधारित पहले एकांकी माना जाता है। इस पॉइंट को याद कर लेना। इस आधार पर इसमें सी माना गया है आधुनिक ढंग का। ठीक है, और वैसे आधुनिक ढंग का कौन से होने चाहिए थे? जयशंकर प्रसाद। अगर पश्चिम नाटक विधा पर आएगा तो बादल की मृत्यु होगा। ठीक है, और कारवां आपको पता है या भुवनेश्वर का एकांकी है। ठीक है, अब देखो इसमें जो हैं इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। भारतेंदु को सत्येंद्र जैन पहला एकांकीकार मानते हैं, और ज़्यादातर मत जो है किसके पक्ष में जाता है? जयशंकर प्रसाद का। डॉक्टर नगेंद्र और आगे जो है किसको मानते हैं? वह जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। जबकि रामनाथ सुमन बादल की मृत्यु यानी रामकुमार वर्मा को पहले एकांकीकार मानते हैं। इन पॉइंटों को भी याद रखेंगे। अगला दूसरा प्रश्न है, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो हिम तरंगिणी किसका है? जैसे कि आपको मालूम होगा, यह किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है, और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर प्राप्त हुआ था। और हिम कृतनी जो है माखनलाल की पहली रचना है। तो हिम कृतनी और हिम तरंगिणी को आप ढंग से देख लेंगे। कई बार अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो कन्फ्यूजन बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? विज्ञान गीत, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। तो लेक्चरर 2021 में यह क्वेश्चन बना था, लेकिन उसका आधार दूसरा था। तो केशव दास का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा विज्ञान गीत, ए आंसर होगा। ठीक है, और लेक्चरर 2021 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रबंध काव्य कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इनका जो रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इनके ये प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है,
ये रीति ग्रंथ हैं। जबकि वीर सिंह देव चरित, जागीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका, ये सारी रचना क्या है, प्रबंध काव्य। इस महत्वपूर्ण तथ्य को आप नोट कर लेना, ठीक है। तो इन महत्वपूर्ण कई बार रसिक प्रिय और कवि प्रिय कई बार पूछा भी जाता है। अगला चौथा क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानतया कब से माना जाता है? 1950, 1700 ईस्वी से, 1750 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से। तो इस चौथे का सही आंसर क्या होगा? इसका होगा ए, यानी 1950 से। अब देखो इसमें भी काफ़ी मतभेद है अलग अलग विचारों का, तो इसीलिए आपको जो भी पढ़ना है रचनात्मक ढंग से पढ़ना है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक काल, तो 1950 तो ठीक है, लेकिन अलग अलग विचारकों ने अलग अलग मत दिए। अब जैसे 1950 मैनेजर पांडे मानते हैं। अब वो क्यों मानते हैं? कि 1950 में जो है भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, इसलिए वो आधुनिक काल का प्रारंभ जो है 1950 से मानते हैं। 1857 से कौन मानते? डॉक्टर नगेंद्र और राम विलास शर्मा। अब डॉक्टर नगेंद्र इसलिए 1857 मानते कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1897 में हुआ था, इसीलिए वो वहाँ से क्या मानते हैं? आधुनिकता का शुरुआत मानते हैं। और इसी मत का समर्थन किसने किया? रामविलास शर्मा ने किया, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, और यही तथ्य आपके लेक्चर आपके अभी यू सेट होगा, जो हिंदी वाले हैं तो वहाँ पर भी आपको फायदा मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोटेशन, जो तथ्य माना जाता है रामचंद्र शुक्ल का वास्तविक तथ्यों का आधार माना जाता है, तो वो कब मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल जो है 1868 ईस्वी मानते हैं। और क्यों मानते हैं 1868? आपको मालूम होगा, वो इसलिए मानते हैं कि कवि वचन सुधा जो पत्रिका भारतेंदु की थी, पहली पत्रिका, वो वहाँ से जो है आधुनिक युग का प्रारंभ मानते हैं, कवि वचन सुधा पत्रिका से। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर हम जब पढ़ते हैं, आदिकाल पढ़ते हैं, भक्तिकाल या रीतिकाल, उसके बाद भक्तिकाल, उसके बाद रीतिकाल, और आधुनिक काल से जब हम पढ़ते हैं भारतेंदु, उसके बाद द्विवेदी, छायावाद, ठीक है, प्रगति, और जो है प्रयोगवाद, फिर समकालीन। तो इस आधार पर जो है यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है काल विभाजन से, आधुनिक काल से, ठीक है। अब कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब माना गया, कब हुआ था? 1868 में। और इसी आधार को लेकर रामचंद्र शुक्ल जो है उस पत्रिका को आधार मानकर आधुनिक काल का प्रारंभ मानते, और सर्वप्रथम आधुनिक काल का नाम भी रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और वो जो है भारतेंदु युग का क्या नाम देते हैं? नई धारा का प्रथम उत्थान। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। यानी कुल मिलाकर हम विश्लेषणात्मक पढ़ेंगे, बशर्ते हम 20 क्वेश्चन पढ़े, 50 क्वेश्चन पढ़े, लेकिन विश्लेषणात्मक अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको अध्ययन भी एक अच्छा ही होगा। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? केशव, सेनापति, सुंदर, मोहनलाल मिश्र। तो किसने की थी रामचंद्रिका की? तो अभी पूर्व में यह प्रश्न बन चुका था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केशवदास। रामचंद्रिका जो काफ़ी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, कभी इसका तथ्य भी आपको जो है, प्रकाशन तथ्य भी आपको मालूम होना चाहिए, 1601 माना जाता है, ठीक है। यह प्रबंध काव्य है और काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। और कहते हैं कि रामचरित्र जो मानस है तुलसीदास जी का, ठीक है, उसकी प्रतिस्पर्धा में उन्होंने एक रात में यह रचना लिखी थी, रची थी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। आगे हम छठा क्वेश्चन देखेंगे, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? प्रवाद पर्व, महाप्रस्थान, सबरी, संशय की एक रात। महत्वपूर्ण यह है कि 2018 और 2021 में यह क्वेश्चन एलटी में बना था, अगर आपका ध्यान आकर्षित उस ओर होगा तो, ठीक है। पिछली बार बना था, तो सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह है प्रवाद पर्व, ठीक है। अब देखो सीता वनवास की बात कर रही है। अब संशय की एक रात जो है, राम और रावण का युद्ध हो रहा था,
तो राम के मन में संशय था, वहाँ पर सीता के महत्व नहीं था, लेकिन प्रवाद पर सीता से संबंधित एक विशेषता वहाँ पर है। ठीक है। अब जो है पिछली बार पूछा गया था LT 2021 में क्वेश्चन, संशय की एक रात में संशय किसके मन में बन रहा था, इस प्रकार का कोई इस प्रकार से एक प्रश्न था। ठीक है, तो उसका राम था। और 2018 में अल्टीमेट डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि संशय की एक रात किसकी रचना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हार्ड पूछा जाएगा, क्वेश्चन सरल भी होंगे, लेकिन सरल क्वेश्चन में ही आप मार खा जाएंगे। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि गलतियां छोटे से छोटे क्वेश्चन में होते हैं, जहां पर हमारा एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यह क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 7वां नंबर का प्रश्न, ज्ञानदीप किसकी रचना है? भूषण, रहीम, शेख नबी, वृंद। तो ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप आपको मालूम होगा, ज्ञानदीप रचना है शेख नबी की। अब जो एक शेख नबी है जो है यह रचना उनकी 1619 में लिखी गई थी, और ये सूफी काव्य प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। भक्ति काल में 4 धाराएं चल रही थी ना, भक्ति काल में 4 धाराएं चल रही थी। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा में प्रेम मार्गी और संत, उसके बाद कृष्ण धारा और राम धारा। 8वां नंबर का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, सालवती, गुंडा, महुआ। तो कौन सी कहानी थी? ग्राम उनकी पहली कहानी थी। ग्राम का जो है 1910 में इसका है, और इंदु पत्रिका में यह कहानी छपी थी। और कहीं पर इसका 11 भी मिलता है, इसका 11 है। ठीक है, कहीं पर 10 भी मिलता है। इस तथ्य को आप नोट कर लेना। अगर हम सालवती की बात करें तो इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। ठीक है, सालवती अंतिम कहानी मानी जाती है, और पहली कहानी ग्राम मानी जाती है, और पहली कहानी संग्रह इनका छाया मानी जाती है। ठीक है, 9वां नंबर का प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई। तो यह पॉइंट तो आपको मालूम होगा। यह प्रश्न तो किसने की थी? तुलसीदास। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा 9 का। अब देखो, ये तो आम बात है कि रामचंद्र जो मानस की रचना की थी, मानस की रचना तुलसीदास ने की थी। परंतु एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि 1631 संवत में यह प्रारंभ हुआ था, यानी 1574 ईस्वी में। और ज़्यादातर संवत पूछा जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, अगर सन की बात आएगी तो 1574। ठीक है, लेकिन संवत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इस आपने देखा होगा पूर्व के पेपर में। तो 1631 संवत आप याद कर लेंगे। 10वां नंबर का प्रश्न है, गोदान का लेखक कौन है? चतुरसेन, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रागे राघव। तो गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की है। अब प्रेमचंद की यह रचना कौन सी है? गोदान। देखो, गोदान 1926 की एक बहुत बड़ी रचना है, और मैंने पूर्व में भी पेपरों में जो भी प्रैक्टिस सेट किए, तो उससे पूर्व मैंने बताया कि 26 में बहुत सी रचना रची गई थी, जैसे राम की शक्त पूजा। ये पिछली बार जो है क्वेश्चन पूछा गया था लेक्चरार में। तो 26 में बहुत सी रचनाएं थी। ठीक है, महादेवी वर्मा की एक रचना थी, और काव्य में पंत जी की एक रचना थी। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करते रहेंगे, तभी आपका रचना आत्मज्ञान होगा। आप 1000 ढंग से पढ़ लो, आप कहीं यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, आप कहीं बुकों से पढ़ लो, लेकिन जब तक आपका चिंतन सही नहीं होगा, आप रचनात्मक ढंग से नहीं पढ़ोगे, तब तक परीक्षा के लिए वह उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता है। तो इसका सही गोदान जो है सी आंसर होगा। और प्रेमचंद का मैंने कहा था कि गोदान एक जो है किसान जीवन की महागाथा का काव्य है। ठीक है, काव्य की संज्ञा दी गई इस उपन्यास को। ठीक है, 1926 में रचना काल है, कई बार रचना काल पूछा जाता है। इतना तो आपको मालूम होगा कि प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, और महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें जो है पात्र भी कई बार पूछे जाते हैं, और जैसे आपका सेट होगा तो वहाँ तो ये भूमिका निभाएगा। देखो, इसमें होरी है, होरी की पत्नी जो है जुनिया है। ठीक है, होरी का लड़का गोबर है, और गोबर की पत्नी धनिया है। और होरी की 2 लड़कियां हैं, सोना और रूपा। इन 5 को आपको होना ही चाहिए।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? मुंबई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता। तो कहाँ से हुआ था? तो 11 नंबर का सही क्या होगा? कलकत्ता होगा, डी। अब इसमें भी आपको तथ्य नोट करना होगा। यह क्वेश्चन जो है लेक्चरर में पूछा गया था। तो 30 मई 1826 कोलकाता, ठीक है। इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर थे। 12वां नंबर का प्रश्न है, सूर सागर के रचयिता कौन हैं? विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास और सूरदास। तो सूर सागर के रचयिता कौन थे? सूरदास थे। अब सूर जो है, सूर सागर में आप पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें 12 स्कंद हैं भगवत पुराण के तहत। 10वां स्कंद इसमें भगवत पुराण से संबंधित 10वां स्कंद है, जिसमें 10वां स्कंद में किसकी बात की गई है? भ्रमर गीत की बात की गई है, ठीक है। और इसमें जो है 10वां स्कंद 47वां अध्याय में वर्णन मिलता है श्रीमद् भगवत पुराण के भ्रमर गीत का। तो यह पिछली बार भी अल्टी में पूछा गया था, बस रहते हुआ क्वेश्चन कट चुका था, उस क्वेश्चन पर स्टार लग चुका था, परंतु आपको यह तथ्य मालूम होना चाहिए। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में रीति काल का कवि है? सुमित्रानंदन पंत, बिहारी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो रीतिकाल का कवि कौन है? बिहारी है। अब देखो, रीतिकाल में जो है 3 प्रकार की धाराएं थी, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। और जो जैसे रीतिबद्ध कवि थे, रीति मुक्त कवियों में कौन आते थे? जैसे घनानंद, बोधा, आलम और द्विजदेव, ये रीति मुक्त कवि थे। तो इस प्रकार के तीनों कवि जो धाराएं थी, और यह कई बार पूछा जाता है, तो यह पॉइंट भी आप नोट करें। 14 नंबर का प्रश्न है, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? सूरदास जी कौन से काल के संबंध है? 14 क्वेश्चन नंबर का प्रश्न है। भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। तो आप जानते हैं कि सूरदास किससे संबंधित थे? भक्ति काल से संबंधित थे, ठीक है। और भक्ति काल जो है, भक्ति काल में 4 काव्य धाराएं थी, 4 धाराएं चल रही थी। ज्ञान श्रेयी शाखा, जिसके प्रतिनिधित्व कवि कौन थे? कबीर थे। प्रेम मार्गी, जिसके प्रतिनिधित्व कवि कौन थे? जायसी थे। कृष्ण धारा, स्वयं सूर्य कृष्ण धारा से थे। और जो है राम धारा से संबंधित कौन से कवि थे? तुलसीदास थे। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? सूर सरावली, साहित्य लहरी, रमणी, सूरसागर। तो सूरदास की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? रमणी। रमणी किसका है? या कबीरदास का है, ठीक है। साके शब्द और रमणी, ठीक है। आगे हम 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? 2, 5, 3, 4। तो 16 का सही आंसर क्या होगा? इसका होगा डी, यानी 4 खंडों में। अब इसके कई खंडों में हम विभक्त कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः तो हम इसको 4 ही खंडों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल के अंतर्गत अगर हम आज की समझ से यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भारतेंद्र, द्विवेदी, छायावादी, परंतु यह आधुनिक काल के अंतर्गत ही आते हैं। मुख्यतः 4 ही कालों में विभक्त किया गया है, ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक, कविता, उपन्यास, कहानी। तो आधे अधूरे जो रचना है वो किस विधा की रचना है? यह जो है उपन्यास है, ठीक है। 17 नंबर का क्या है? उपन्यास है। सॉरी, आधे अधूरे विधा किस विधा की रचना? या नाटक है, ठीक है। और नाटक है मोहन राकेश के काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। आधे अधूरे इनका काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है, और यह समकालीन नाटक से संबंधित इसको माना जाता है, ठीक है। और सार्थक नाटक इसको माना जाता है। ये जीवन पर आधारित है, पारिवारिक जीवन पर। 18 नंबर का प्रश्न है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? शांत रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस,
भयानक रस। तो कौन सा रस नहीं पाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा भयानक रस। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार हैं कौन हैं? मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, नागा अर्जुन, सुमित्रानंदन पंत। तो छायावादी कौन है? पंत हैं। ठीक है। मुक्तिबोध किसके? प्रयोगवाद से संबंधित है। प्रयोगवाद में भी दो धाराएं थी, एक व्यक्तिगत एक समाजवाद, तो एक समाजवाद से ज़्यादा जुड़े हुए थे। ठीक है। और त्रिलोचन शास्त्री और नागार्जुन किससे संबंधित थे? प्रगतिवाद से थे। बाकी आप जानते ही हैं कि छायावाद से पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा का संबंध रहा है। 20वां नंबर का प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना? काफी प्रसिद्ध है। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। तो यह किसकी रचना है? इसका सही आंसर क्या होगा 20 का? तो 20 का सही आंसर होगा ए, यानी मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा भी दिया जाता है। ठीक है। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। किस रचना पर दी थी? भारत भारती पे दी थी। और भारत भारती की रचना कब हुई थी? 1912 में। ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1910, जयद्रथ वध का। ठीक है। इनकी साकेत दूसरी रचना है, काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसका काल जो है 1931 माना जाता है। साकेत काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। भारत भारती और साकेत काफ़ी प्रसिद्ध रचना है इन्हें, और राष्ट्र कवि की उपाधि इन्हीं को दी गई है, इन्हीं ही माना जाता है। 21 नंबर का प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं भगवान दास, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था कहानी किसकी है? तो आप जानते ही होंगे, यह चंद्रधर गुलेरी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। अब देखो, यह सरस्वती पत्रिका में छपी थी। इसका प्रकाशन वर्ष कब था? 1915। कई बार पूछा जाता प्रकाशन वर्ष, आप इस तथ्य को याद रखेंगे। ठीक है। और दूसरा, सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। और दूसरा तीसरा पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध पर यह आधारित था। 22 नंबर का प्रश्न है, उर्वशी किसका काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो उर्वशी किसकी रचना है? आप जानते होंगे, यह किसकी रचना है? यह रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है। और यह इस रचना का काल 1961 है। यह गीति काव्य है, गीति नाट्य है यह। ठीक है। यह गीति नाट्य है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसका काल जो है 1961 है। बाकी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं अन्य हैं, जैसे कुरुक्षेत्र है, रस्मरथी है और परशुराम की प्रतिज्ञा है। ठीक है। और इस रचना पर उन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। 23 नंबर का प्रश्न है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सदल मिश्र, सरदाराम फिलोरी, लल्लूलाल, राजा राम मोहन राय। तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा सरदाराम फिलोरी। ठीक है। अगला हम देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो इनका संबंध किस प्रदेश है? गुजरात, आसम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो आप जानते हैं कि इन कवियों का संबंध कहाँ से? उत्तर प्रदेश से है। 25 नंबर का प्रश्न है, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो किस काल के हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इनका संबंध किससे है? भक्ति काल से संबंध है। इस पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि है? रसखान, सूरदास, विद्यापति और रसखान। तो अष्टछाप के कवि कौन से हैं? सूरदास हैं। अब इतना तो आपको मालूम होगा, लेकिन आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि अष्टछाप की जो स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने की थी। और वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ के पिता कौन थे? वल्लभाचार्य थे।
4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। ठीक है। अष्टछाग की स्थापना कब की गई यह तथ्य भी आपको मालूम होना चाहिए, 1565। ठीक है। इतना तो क्वेश्चन सभी को मालूम होगा कि अष्टछाग में कौन से कवि हैं, लेकिन आप 2 पॉइंट याद रखेंगे, दोनों के 4-4 शिष्य थे और वल्लभाचार्य के जो है विट्ठलनाथ उन्हीं के बालक थे, उनके पुत्र थे। और अष्टछाग की स्थापना 1565 में हुई थी। वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। और इन पर ही इनके दूसरे पुत्र ने क्या लिखा, 84 वैष्णव की यार्ता, 252 वैष्णव की यह वार्ता। ठीक है। तो एक दूसरे से जोड़कर देखोगे तो आपके दिमाग में एक मैप जैसे बनेगा, तो वहाँ से आपके तथ्य स्पष्ट खुद ब खुद होते जाएंगे। अब देखते हैं हम 27 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, ध्रुव स्वामिनी। तो कौन सी रचना नहीं है? ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद का है, नाटक है। ठीक है। और जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों में से एक माना जाता है। ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, 28, 31, 33। ठीक है। इनका आपको इस हिसाब से मालूम होना चाहिए। ठीक है। और यह प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी रंगभूमि और कर्मभूमि, कायाकल्प, इनके तथ्य भी आपको मालूम होने चाहिए। इनके संबंध में सन तो आपको थोड़ी बहुत मालूम होना ही चाहिए। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? प्रेमचंद, नाम वर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो किसे मिला था? आप जानते होंगे कि पूर्व में तो यह मिलता नहीं था, जो ज़्यादातर पुराने कवि हैं, तो नामवर सिंह को यह पुरस्कार मिला था। अब महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नामवर सिंह की कविता तो है नहीं, नाटक में इनका इस प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता, ना नाटक में मिलता है, ना उपन्यास में मिलता है, ना काव्य में मिलता है, ना कहानी में मिलता है। लेकिन इनकी रचना है क्या? तो इनकी रचना है आलोचना। उस आलोचना का नाम है कविता के नए प्रतिमान, 1971। और पिछले बार इसी से संबंधित एक रचना पूछी गई थी। उनकी आलोचना में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तथ्य को आप नोट कर लेंगे, लेक्चर में आपने देखा होगा। 29 नंबर का प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत, हिंदी, तमिल, संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं से। तो संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं से यानी 22 भाषा। लेकिन इसमें जो है एक भाषा अंग्रेजी को जोड़ा गया, 23 भाषा। जैसे कि हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य में भी हमने इस पूरी चर्चा की थी। तो यह सिलसिलेवार हमने आपको बताया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 61 में हुई थी और पहला पुरस्कार 64 में प्राप्त हुआ था। तीस नंबर का प्रश्न है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी और निर्गुण। तो कबीर आप जानते हैं कि भक्ति काल में 4 धाराएं थी, जिसमें वो निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थी। और निर्गुण भक्ति से संबंधित कौन थे? सूफी और संत। जबकि सगुण कौन थे? कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। 31 नंबर का प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप और अंधायोग। तो आप जानते हैं कि इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? प्रिय प्रवास थी। प्रिय प्रवास आधुनिक काव्य, बड़ा महाकाव्य माना जाता है और कई बार इसका सन पूछा जाता है। इसका सन था 1914 में। इसमें सर्ग थे 17। तो महाकाव्य में आपको 2 पॉइंट तो याद होनी चाहिए, एक सर्ग याद होनी चाहिए, और जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक में आपको पात्र याद होने चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि अब सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप एलटी की तैयारी करते हो, आप लेक्चरर की कर रहे हो, आप यूसेट या इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का करोगे। तो मित्रों, मेरे बोलने का तात्पर्य यही है कि अब वो ज़माना निकल चुका है कि जब सीधे गाड़ी सीधे ओर चलती थी। अब जो है घुमा के क्वेश्चन दिया होगा और वो रचनात्मक ज्ञान पर आधारित होगा। यानी
मिलान के लिए होगा, क्रम लगाने के लिए होगा। अभी आप देखोगे यू सेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मृगनयनी, मुद्रा राक्षस, मैला आंचल, मधुशाला। तो फणीश्वर प्रसाद रेणु की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और यह जो है यूजीसी नेट में भी लगी हुई है। तो इनकी कौन सी रचना है? तो 32 नंबर का उत्तर होगा, क्या होगा? मैला आंचल। और मैला आंचल जो है रेणु को जो है आंचलिक जो है उपन्यासों का जनक भी माना जाता है। इसका जो है 1954 में यह प्रकाशित हुई थी। कहीं पर 55 में मिलता है, आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, लेकिन 54 इसमें ज़्यादातर मिलता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कई बार मतभेद यह हो जाता है कि कहीं पर नागार्जुन का नाम भी आता है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि काल यानी रचना क्रम के आधार पर आएगा तो नागार्जुन का होगा, क्योंकि रतिनाथ की चाची का प्रकाशन 1948 था और मैला आंचल का था 1954। ठीक है, तो यह तथ्य मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। 33 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? गीत गोविंद, राम गोविंद, वैदेही वनवास, राग सरोटा के पद। तो वैदेही वनवास किसका नहीं है? मीराबाई का नहीं है। वैदेही वनवास किसका है? यह भी हरिवंश जी का है और यह भी महाकाव्य के अंतर्गत आता है। 34 नंबर का प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, भवभूति हर्षवर्धन। तो किसका है यह? दयानंद सरस्वती की यह रचना है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 35 नंबर का, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं? मधु कांकरिया, कमलेश्वर, शिव पूजन सहाय, अज्ञे। तो यह किसकी है? कितने पाकिस्तान? तो यह कमलेश्वर की है। ठीक है, और भारत विभाजन पर यह आधारित है। 36 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा, नया साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, अंधायुग, भूरी भूरी खाक धूल। तो कौन सा नहीं है? अंधायुग है। ठीक है, अंधायुग किसका है? धर्मवीर भारती का है और यह भी गीति नाटक है। 1955 में इसकी रचना काल है। ठीक है, और चांद का मुंह टेढ़ा 64 की रचना है और काफ़ी इसी के अंदर अंधेरे में एक रचना है, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, और पूर्व में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि चांद का मुंह टेढ़ा, अनुभव के आकाश में चांद, नीला चांद। ठीक है, मुझे चांद चाहिए, ये स्पष्ट कर चुके हम। 37 नंबर का प्रश्न है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, विष्णु शर्मा, धर्मवीर भारती। तो रंगभूमि किसकी रचना है? प्रेमचंद की है। ठीक है, और रंगभूमि का जो प्रकाशन है 1925 है। ठीक है, सर्वहारा पूंजीवाद से संबंधित, किसान से संबंधित यह है। इसका पात्र कई बार पूछा जाता है और रंगभूमि का पात्र कौन है? सूरदास और सूपिया। ठीक है, अब नाम में मतभेद है तो आप नोट कर लेंगे, सोपिया और सूरदास इस प्रकार से इनके पात्र हैं। ठीक है, अब दूसरा है कर्म भूमि। अब हम जानते हैं कि कर्म मतलब कर्म करने वाला, इसमें सूरदास जी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म भूमि का 1933 प्रकाशन वर्ष है और जो है रंगभूमि का जो है 25 प्रकाशन वर्ष है। तो रंगभूमि के जो है पात्र कौन से हैं? सूरदास और सोपिया। इस पॉइंट को याद आप नोट कर लेंगे। सर्वहारा पूंजीवाद से यह रचना आधारित है, जबकि कर्म भूमि का प्रकाशन वर्ष 1933 में है, हिंदू मुसलमान से संबंधित है। तो कर्म भूमि और रंगभूमि कई बार क्वेश्चन बनते ही बनते इस प्रकार से। 38 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट, चंद्रासार। तो तुलसीदास जी रचना कौन सी है? रामचरितमानस है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं
कि संबंध में आएगा। अगर संबंध में आता है तो आपको क्या नोट करना है, 1631 और सन में 1574। तो आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण है कि कई बार पूछा जाता है कि इसको रचना में कितना समय लगा होगा, तो इसमें लगा है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। और 2 वर्ष इस संविधान को बनाने में भी लगे थे। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कृति में से कौन सी आज्ञा द्वारा रचित नहीं है। आंगन के पार द्वार होना चाहिए था, यहाँ पर दीप लिखा है। नदी के दीप, अरे यायावार रहेगा याद, 16 छतों वाला घर। तो कौन सी रचना नहीं है, 16 छतों वाला घर। ये घुमक्कड़ भी थे, यानी यात्रा वृत्तांत है इनका, ये अरे यायावार रहेगा याद। और जो है आंगन के पार द्वार, नदी के दीप, इनकी काव्य रचनाएं हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा, बहादुर शाह जाफर। तो निर्मल वर्मा की है, ठीक है। और परिंदे कहानी को आधुनिक कहानी का यहाँ से इस शुरुआत मानी जाती है, आधुनिक कहानी में इसको माना जाता है। और इसको मानने वाले कौन थे, नामवर सिंह ने कहा था कि यह परिंदे पहली कहानी है। इसका रचना काल 60 है, कहीं पर 57 में मिलता है, लेकिन 60 ये यूजीसी नेट में भी यह रचना लगी हुई है। और हंस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, किसका, परिंदे का। परिंदे कहानी संग्रह के अंतर्गत 7 कहानियाँ भी हैं, ठीक है। और यह नेट में लगी हुई है। अगर आप देखोगे तो लेक्चरार के लिए भी आपके साथ साथ तैयारी होती रहेगी, आप इन तथ्यों को नोट करोगे। और जैसे कि मालूम है कि मात्र 2 महीने के अंतर्गत यू सेट का पेपर है, तो आप इस तरीके से अध्ययन कीजिएगा कि जहाँ पर रचनात्मक होगा तो आपका ज्ञान स्वतः ही बढ़ जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर हम लगातार शाम को ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। पुनः आप सभी में लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।